जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी बहुत झकास चल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। जैसे कि हम लोग बोले थे कि हम लोग आगे का चैप्टर चालू करने वाले थे, तो दो को लेक्चर हम पढ़ाए हैं उसका, और आज ये तीसरा है। ठीक है, आज ये तीसरा हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तब तक मैं पीछे का थोड़ा रिवीजन करा देना चाहता हूँ। जो दूसरा वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप रिवीजन कर लो, कोई कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ाए थे दूसरे पहले। ठीक है, तो हम पहला दूसरे क्लास में हम पढ़े थे तरंगों का प्रकार। ठीक है, ये जो तरंगों का प्रकार है, हम लोग तरंगों का प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तरंगों का प्रकार पढ़े थे। ठीक, ये तरंगों का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। एक होता है यांत्रिक तरंगे होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, एक पदार्थों का तरंग होता है। ठीक है, हमने ये 3 प्रकार का आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो। ये तीसरा लेक्चर है, क्लियर है। ये 3 होता है। पूछेगा कि तरंगों का मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो तरंगों का मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक यांत्रिक तरंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, और एक आपका होता है पदार्थ तरंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 3 प्रकार के हम लोग देखे थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखे थे आप लोग बताइएगा। आगे हम लोग देखे थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे देखे थे, तो इसका हम लोग परिभाषा भी पिछले वीडियो में समझे थे बहुत अच्छे से कि इसका परिभाषा क्या बोलता है कि ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, क्या है बाबू, इस बस दो पर ध्यान दीजिएगा। इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। यदि कोई आप लोग से पूछेगा कि बताओ भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या सीधे बताइएगा कि भाई क्या इसमें ऐसा तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, आगे देखें। आगे हम लोगों का क्या है, आगे हम लोग इसका प्रकार भी देखे थे। ठीक है, इसका प्रकार हम लोग का कौन कौन से देखे थे, इसका प्रकार पिछले वीडियो में देखे थे, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे थे इसका एग्जाम्पल भी आप लोग हम बताए थे पिछले वीडियो में। एक क्या होता है, एक रेडियो तरंगे होती है, माइक्रो तरंगे होता है, औरक तरंगे होता है, प्रकाश तरंगे होता है जिसको हम दृश्य तरंगे भी बोलते हैं, पराबैंगनिक तरंगे होता है, एक्स तरंगे होता है, और गामा तरंगे होता है। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछें, बताइएगा, बताइए तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बताइए आप लोग। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे तो रेडियो तरंगे की होती है या गामा तरंगे की। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़े थे कि रेडियो तरंगे की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जो रेडियो तरंगे इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होती है ये सबसे कम होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रेडियो तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, पूछेगा कि रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो सबसे कम होती है। ये बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप बहुत VVI को क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, हम पिछला क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम गामा तरंग के बारे में भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, गामा तरंगे क्या कहता है कि गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। गामा तरंग की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है, ये सबसे अधिक होती है। गामा तरंगे की जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये मेरा अपना का बनाया हुआ नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक ना, आप लोगों को चाहिएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फ्री में, रुपये नहीं लेंगे भी। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़े, चले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग ये बताए थे, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि हम पिछले क्लास में एक टॉपिक छोड़ दिए थे। ठीक ना,
ठीक है। हम ये बताए थे कि बताओ भाई माध्यम जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठोस में प्रकाश की चाल होती है, द्रव में प्रकाश की चाल होती है, गैस में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। और इतना तो हम पढ़ लिए। अब लेकिन कोई पूछता है कि बताओ भाई इसके जो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाला सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, रोमन था। कौन था आप लोग बताइए, लो आप लोग कौन था। प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बताया था, तो रोमन नाम का वैज्ञानिक था, उसी ने बताया था प्रकाश की चाल के बारे में। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े। आगे हम एक चीज़ पिछला वीडियो में ये शायद छोड़े थे, नहीं बताए थे आप लोगों को, ठीक है, कि प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है। तो ठीक है, प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो हम लोग पिछला चैप्टर मतलब पिछला जो टॉपिक पढ़े थे वो सब हम लोग क्लियर किए हैं यहाँ तक, ठीक है। 10th क्लास का है, ठीक है, ये कोई भी बोर्ड पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम का जो होगा। मैं पूरा मतलब लेवल 11 लेवल का ले जाऊँगा, ये नहीं ऊपर झापा पढ़ा दूँगा। मैं बहुत सा फिजिक्स का लगभग आप लोग देखिए होगा, फिजिक्स का कोई भी टीचर लगभग कितना 30 से 35 को वीडियो में फिजिक्स समाप्त कर देता है, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं फिजिक्स आप लोगों का पूरा 120 से 30 को वीडियो पढ़ाऊँगा फिजिक्स का, और बहुत बेहतरीन से पढ़ाऊँगा, ठीक ना। खैर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर ये पीडीएफ बना के नहीं लाते, हम खुद से लिख के लाते, ठीक है। तो आप लोग बोरिंग होता होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और आगे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाला है टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट्स, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति क्या होता है आप लोग बताइएगा, प्रकाश का प्रकृति क्या होता है, हम मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश का प्रकृति देखिए, ये कोई मान लीजिए सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, और ये सतह है, यहाँ अब प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये प्रकाश की जो किरणें हैं, यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, इधर से भी प्रकाश की किरणें आ रही है किसी सतह पे, और इधर से भी प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतन किरण, ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन किरण। और इधर से जो आ रहा है, इधर से जो आ रहा है, कोई आप लोग से पूछेगा तो बताइएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है, ठीक है। और नाभिक रेखा, ये जो है ये नाभिक रेखा है, नाभिकीय रेखा है, ठीक ना। ये क्या है, ये कोई सतह है, सतह है, ठीक है। आप लोग सतह या तल बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, तल बोल सकते हो, ठीक है, इसको तल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखिए जब इधर से ज़्यादा कोई प्रकाश की किरण आ रहा है इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन किरण। और इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है ये, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय रेखा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय रेखा बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं इसको हम तल बोलते हैं, ठीक है। कोई तल बोल सकते हैं, आप सतह बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसका जो मेन पॉइंट हो बनता है ना, इसका जो पॉइंट बनता है हम लोग आगे देखते हैं, जिसका कि पॉइंट क्या बन रहा है, ठीक है, पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं। जो इस फिगर से जो पॉइंट हम लोग को निकल के आता है, मेन पॉइंट क्या बनता है कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ठीक है। आपतित किरण, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गलत लिखाया है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, जो होता है आपतित किरण, इसको आपतित बना लीजिएगा, ठीक है, इसको आपतित बना लीजिएगा। देखो आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, क्या, आपतित किरण अभिलंब के साथ
आपतित किरण अभिलंब के साथ ही है, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतन बिंदु के साथ, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। एक परिभाषा इसका ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, एक परिभाषा ये है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतित कोण कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतित कोण कहते हैं। आप ये परिभाषा नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा कि आप थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, तो आप लोग ये परिभाषा मेरा वाला लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतित कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और आगे हम लोग का क्या पॉइंट है, ठीक ना। आगे हम लोग का पॉइंट है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ठीक ना। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण, ठीक है। देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण या परावर्तित किरण कोण, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से हम लोग का 2 पॉइंट निकल के आया है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आया है कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित कोण बोलते हैं, ठीक है। आइए कहें, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 2 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। एक भी हम अच्छा से बोल दे रहे हैं ये 2 पॉइंट के बारे में, इसमें थोड़ा सा एरर होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। एक पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखिएगा कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतित कोण कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग ये 2 पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग का क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, अब आगे हम लोगों का क्या है कि प्रकाश की सीधी प्रकृति, ठीक ना। प्रकाश की सीधी प्रकृति, या इसको आप बोल सकते हैं प्रकाश का दोहरी प्रकृति, ठीक है। दोहरी, ठीक है, ठीक है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलता है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति में प्रकाश का तरंग सीधी रेखा में चल सकता है। हम बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। यहीं पे पॉइंट ये है कि प्रकाश का जो तरंग है सीधी रेखा में चल सकता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश कर्ण तथा तरंग दोनों ही रूप में चल सकता है, ठीक है। या एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं आप, जो प्रकाश है कर्ण और तरंग दोनों के रूप में चल सकता है। कर्ण और तरंग दोनों के रूप में चल सकता है प्रकाश, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो प्रकाश जो है वो कर्ण और तरंग दोनों ही रूप में चल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एक पॉइंट ये भी अपना ओर से जोड़ दीजिएगा, मेरे ओर से, अपना ओर से नहीं, मेरे ओर से, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोगों का है कि प्रकाश की कर्ण की प्रकृति। जो प्रकाश की कर्ण की प्रकृति होती है वो क्या होती है, तो बताइए। जो प्रकाश होती है अति सूक्ष्म के बहुत सूक्ष्म में मिलकर बनी होती है। देखिए क्या बोलता है, जो प्रकाश प्रकाश अत्यधिक ऊर्जा के बहुत ही सूक्ष्म मिलकर कर्ण से, फोटोन कहते हैं उसको, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो प्रकाश है, मान ली कोई प्रकाश है, इधर से मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश जो है ना, प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से,
जब प्रकाश में एक प्रकाश थोड़ी रहता है, छोटा छोटा कण बहुत सारा उसमें रहता है, ठीक ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आप लोग ऐसे नोट कीजिएगा कि प्रकाश अत्यधिक ऊर्जा के बहुत सूक्ष्म में मिलकर जो कण से बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये भी है, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आप लोग का क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि दृश्य, ये इंपॉर्टेंट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 3800 से लेके कितना होता है? 3800 से लेके 7600 तक, ठीक है। ये लो आप ये इतना, ठीक है। कितनी होती है? 3800 से लेकर 3800 से लेकर 8600 तक, ठीक है। ये लो आप लोग ये रखिएगा यार, कोई भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। बाद कोई आदमी क्वेश्चन पूछ देगा कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल, दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक लोग आप बताइए कि प्रकाश का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आप लोग बताइए, याद है आप लोग को? बताइए लोग, प्रकाश की चाल का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? अगर मालूम होगा तो बताइए प्लीज़। हम बताए थे, अभी बताए इसी क्लास में, रोमन नाम का वैज्ञानिक था, उसी ने दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हम लोग का, आगे कह रहा है कि प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन आप लोग से कोई पूछ देता है, ठीक ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हर साल 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप जो कहिए पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। हर साल क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से? क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? सबसे अधिक होती है कि सबसे कम होती है? बताइए आप लोग। तो देखिए, जो पूछेगा कि देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। दो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो आप लोग बोलिएगा निर्वात में होती है। और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो ठोस में होती है, ठीक है, ठीक है, ठोस में। और देखिए, और ये चीन का मतलब क्या होता है कि देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और उसके बाद ठोस में होती है। बस यहाँ से इतने क्वेश्चन बनता है। यहाँ से मात्र 2 को क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि प्रकाश की चाल, जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक ना। क्या होती है? आप लोग बोलिएगा साथ में कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, और ठोस में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे कम होती है, ठीक। यहाँ से मात्र और मात्र 2 को क्वेश्चन ही बनता है, और ये हमने दिखा दिया है कि आप लोग देख लीजिएगा भाई। सबसे सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद ठोस में होती है, उसके बाद उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ें आगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। और ये क्या कह रहा है हम लोग को? देखिए आप लोग,
ये कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जी हाँ, क्या बोल रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे। आप लोगों को याद होगा, हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। फर्स्ट क्लास में आप लोग जो अदा किए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं जो किए होंगे वो तो भाई उनका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी आगे क्या कर रहा है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो प्रकाश है उसको चलने के लिए किसी की ऐसे मतलब सहायता होती है जी। वो कहीं भी चीर फाड़ के चल देगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक ना। आप लोग जो प्रकाश को जो किरण आता है, अगर वो घाम आप लोग को लगता है, धूप लगता है, तो क्या वो धूप लगता है तो आप लोग उसको किसी चीज़ से रोक सकते हो? हैं? वो जहाँ जाएगा वो पड़ेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। धार लगेगा, धूप लगेगा ही लगेगा। इसलिए यहाँ पे ये परिभाषा बोल रहा है, जो प्रकाश जो होता है इसको चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, अपने से चलता है। ठीक ना। इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो हम लोग इसमें आज नया में क्या पढ़े हैं, नया में हम लोग एक क्लियर किए हैं सबसे पहले। ठीक है, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, उसमें से हम आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है ये समझे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ये परिभाषा, इसका जो पॉइंट है ये लोग हम लोग देखे हैं। ठीक है, ये लोग इसका जो पॉइंट हम लोग है वो देखे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतित कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति या प्रकाश की सीधी प्रकृति। तो प्रकाश प्रकाश जो होता है, प्रकाश प्रकाश का जो तरंग होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक ना। प्रकाश की जो तरंगे होती है वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, हमने ये पढ़ा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रकाश जो होता है कर्ण तथा तरंग दोनों ही रूप में चल सकता है। ठीक है ना, कर्ण के रूप में भी चल सकता है, तरंग के रूप में भी चल सकता है प्रकाश। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा जो जो प्रकाश होता है, प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है। अच्छा, आप लोग बताइए, जो प्रकाश का किरण है वो एक एक प्रकाश से छोटे छोटे कण जो निकलता है, ऐसे छोटे छोटे छोटे, वो बहुत सारा बंडल से मिलकर बना है। ठीक है, एक उसमें तो एक कण होता नहीं है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। जो प्रकाश की जो किरणें होती है बहुत सारे बंडल से मिलकर बना रहता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। आप लोग ये 9th क्लास में पढ़े होंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, उस पर हम लोग ये देखे हैं 2 पॉइंट। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ होता है। और प्रकाश की चाल का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसके बाद हम लोग देखे हैं कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं, देखिए उसके बाद हम लोग क्या देखें नेक्स्ट, उसके बाद हम देखें प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, पिछला वीडियो में। ठीक है, और प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, खुद से चलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी पॉइंट बाय द वे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और मान लो तो भाई उतना बड़ा तो हूँ नहीं कि टीचर की हर पॉइंट आप लोगों को समझा पाऊँ। और बाय द वे अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।